नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तराखंड के लिए बीते 24 घंटे काफी ज्यादा दुखदायक रहे हैं। तो कई हादसों में 16 की मौत हुई है, तो वहीं 3 भी घायल हुए हैं। तो चमोली में गाड़ी गिरने से 12 लोगों की हुई थी मौत। वहीं अगर टिहरी की बात की जाए तो टिहरी में गाड़ी गिरने से दिल्ली के 3 लोग घायल हो गए थे। तो देवाल चमोली में नदी में डूबने से 4 युवकों की मौत हो गई थी। यानी कि मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, हादसों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के लिए बीते जो 24 घंटे हैं काफी ज्यादा दुखदायक रहे हैं, हादसों से भरे ये घंटे रहे हैं। तो कई हादसों में 16 की मौत हुई है, 3 घायल हुए हैं। तो चमोली की अगर बात की जाए तो चमोली में गाड़ी गिरने से 12 लोगों की मौत हुई थी। तो टिहरी में गाड़ी गिरने से दिल्ली के 3 लोग घायल हो गए थे। तो देवाल चमोली में नदी में डूबने से 4 युवकों की मौत हो गई है। यानी कि 24 घंटे उत्तराखंड में काफी ज्यादा हादसों से भरे थे। तो अलग अलग जगह की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ चमोली से आपको खबर बता रहे थे जहां पर कई हादसे हुए हैं। तो चमोली में गाड़ी गिरने से 12 लोगों की मौत हुई थी। तो वहीं दूसरी तरफ ये टिहरी की तस्वीरें हैं जहां पर गाड़ी गिरने से दिल्ली के 3 लोग घायल हुए हैं। तो देवाल चमोली में नदी में डूबने से 4 युवकों की मौत हो गई है। यानी कि चमोली और जो टिहरी है यहाँ पर सबसे ज्यादा हादसे हुए हैं। 24 घंटों के अंदर अंदर काफी ज्यादा हादसे देखने को मिले हैं। खबर देवाल से, जहां पर पुलिस चौकी गोचर से एसडीआरएफ को सूचना मिली है। देवाल में चार लड़कों के नदी में डूबने की खबर आई थी सामने। तो घटनास्थल के लिए रेस्क्यू टीम भी रवाना हो चुकी है। तो देवाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस चौकी गोचर में एसडीआरएफ को यह सूचना मिली थी कि 4 लड़कों की नदी में डूबने से नदी में डूब गए हैं। तो उसके बाद जो है रेस्क्यू टीम अब पहुंच गई है। तो लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। तो देवाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस चौकी गोचर से एसडीआरएफ को सूचना मिली थी। तो देवाल में 4 लड़कों के नदी में डूबने की खबर सामने आई थी। तो घटनास्थल के लिए अब टीम रवाना हो गई है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो वहीं उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग में ये बड़ा हादसा हुआ है। तो उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग में बड़ा हादसा हुआ है। तो ब्रह्मखाल में होटल के पास यह हादसा हुआ है जिसमें 4 लोगों की मौत बताई जा रही है और 2 के गंभीर रूप से घायल होने की खबर सामने आ रही। तो वाहन में 6 लोग सवार थे जिसमें से आपको बता दें कि 4 की मौत हुई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो घटनास्थल के लिए 108 पुलिस रवाना हो चुकी है। तो वहीं टिहरी गढ़वाल में हुए सड़क हादसे में एसडीआरएफ ने घायलों को सकुशल रेस्क्यू कर लिया है। तो वाहन में एक पुरुष, महिला और एक बच्चा सवार था। तो दिल्ली से बद्रीनाथ जाने के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। तो अचानक से गुलर घाटी के पास कार नीचे खाई में जा गिरी, तो जिसके बाद वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो घायलों को अब रेस्क्यू कर नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो टिहरी से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर गुलर घाटी के पास कार दुर्घटना हुई है। तो वहीं पर एसडीआरएफ ने घायलों को सकुशल अब रेस्क्यू कर लिया है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभय हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। तो अभय, क्योंकि अलग अलग जगह की हमने खबरें अभी दर्शकों को बताई है, चाहे वो उत्तरकाशी हो, टिहरी हो या फिर चमोली हो, अलग अलग जगह से काफी हादसों की खबर सामने आई। यानी कि 24 घंटे की अगर बात कर ली जाए, हादसों का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दिया। अभय।
जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड के लिए ये शनिवार बिल्कुल अकाल मृत्युओं का यहाँ पर रहा है। दुखदाई उत्तराखंड राज्य के लिए शनिवार कहा जा सकता है, क्योंकि 3 अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में 20 लोगों की मौत की अभी तक यहाँ पर सूचना मिल रही है। 5 लोग अभी तक इस अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में घायल यहाँ पर बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ा दुखदाई ये कह सकते हैं कि चमोली जनपद की जो सड़क हादसा हुआ था दुर्गम घाटी में, वहाँ पर 12 लोगों की अकाल मृत्यु यहाँ पर हुई थी सड़क दुर्घटना में। इसके अलावा उत्तरकाशी में ब्रह्मखाल के पास में एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मृत्यु यहाँ पर बताई जा रही है, जिसमें 2 लोग उसमें गंभीर रूप से अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। देवाल जनपद में कह सकते हैं कि 4 लोगों की नदी में डूबने से मृत्यु वहां पर हो पाई है। वो टिहरी जनपद में 3 लोग सड़क दुर्घटना में घायल हो चुके हैं। तो कह सकते हैं कि पिछला 24 घंटे उत्तराखंड के लिए बड़े दुखदायी यहाँ पर रहे। 20 लोगों की अब तक की कह सकते हैं कि मृत्यु की सूचना यहाँ पर मिल पा रही है, और ये आंकड़ा और भी यहाँ पर बढ़ सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से घायलों की स्थिति यहाँ पर बताई जा रही है उसमें गंभीर घायल की सूचना उत्तरकाशी वाले सड़क दुर्घटना में यहाँ पर मिलने को मिल रही है। और ये चमोली में जो सड़क हादसा था उसमें भी ये कह सकते हैं कि 3 लोग घायल हुए। अबे सबसे ज्यादा इन हादसों में सबसे कॉमन क्या था, क्या कारण बताए जा रहे हैं जो इतने हादसे हुए हैं, सबसे कॉमन क्या था इसमें? टिपिकल सबसे बड़ी जो हादसे की अगर जो चिंता यहाँ पर कही जा सकती है, जो कारण यहाँ पर पता चल रहे हैं वो यही है कि सड़क दुर्घटनाओं में ये हादसे यहाँ पर हुए हैं। चाहे चमोली का हादसा हो या उत्तरकाशी का हादसा हो, दोनों ही जगहों पर सड़क के कह सकते हैं कि जो वहाँ पर जो काम चल रहा था सड़क का, कच्चे सड़कों का होना, जो वहाँ पर मलबे जो थे उसकी वजह से सड़क दुर्घटनाएं वहाँ पर हुई है। और पहाड़ी क्षेत्रों में खासतौर पर हमेशा रोडों की जो बसावटें जो होती है वो हमेशा दुर्घटनाग्रस्त में कही जा सकती है, क्योंकि कच्ची रोडों पर जिस रफ्तार से गाड़ियां चलती है, जिस प्रकार से वहां पर नियमों का उल्लंघन होता है, गाड़ियों की तरफ से नियमों का पालन नहीं किया जाता है, वो हादसे को चुनौती देने वाले वहां पर कहे जा सकते हैं। चमोली में भी ये कह सकते हैं कि जो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी उसमें 10 लोगों की कैपेसिटी की वो गाड़ी थी, लेकिन 17 लोग उस गाड़ी में सवार बताए जा रहे थे। और जिस प्रकार से उत्तरकाशी में ये आज सड़क दुर्घटना हुई है उसमें भी कह सकते हैं कि वहाँ की जो जगह थी उस जगह पर सड़क का काम वहाँ पर चल रहा था, डामरीकरण का काम वहाँ पर चल रहा था, तो ऐसे में रफ्तार जो कम होनी चाहिए थी वो रफ्तार वहाँ पर तेज बताई जा रही थी। यानी कि सबसे कॉमन यही था कि सड़कों का दुरुस्त ना होना। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। चलिए सीधे ले चलते हैं आपको वाराणसी में, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित कर रहे हैं। முக்கியமான விருந்தினர்களையும் வரவேற்று நான் வணங்கி மகிழ்கிறேன்। यह आयोजन आजादी के अमृत काल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को जीवंत कर रहा है। இந்த விழா, இந்த உற்சவம் சுதந்திரத்தின் அமிர்த காலத்தில் மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்களின் ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையின் மூலமாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது। काशी तमिल संगमम में तमिलनाडु से छात्र, शिक्षक, शिल्पकार, साहित्यकार सहित अध्यात्म, उद्योग जगत, विरासत, नवाचार, व्यवसाय, देवालय व्यवस्था, ग्रामीण पृष्ठभूमि तथा संस्कृति जगत से जुड़े 12 समूह काशी का भ्रमण करेंगे और विषय विशेषज्ञों से संवाद भी करेंगे। इसके अलावा प्रयागराज व अयोध्या भी जाएंगे। காசி தமிழ் சங்கமம் என்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள், சிற்பிகள், கலாகாரர்கள், இலக்கியவாதிகள், இலக்கியத்தை ரசிக்கின்ற அன்பர்கள், புதிய சிந்தனை உடைய மக்கள், விவசாயிகள், ஆலய பணிகளில் தொடர்புடைய நபர்கள், கிராமப்புறத்தை சேர்ந்தவர்கள், கலாச்சாரத்தை பிரதிபலிப்பவர்கள் என 12 குழுக்கள் தமிழகத்திலிருந்து இங்கே வரவிருக்கிறது। காசியை மட்டுமல்ல, பிரயாகராஜ், அயோத்தியா போன்ற நகரங்களுக்கும் இந்த குழுக்கள் செல்லவிருக்கிறார்கள்। भगवान श्री राम द्वारा श्री रामेश्वरम में स्थापित पवित्र ज्योतिर्लिंग और काशी में विराजमान भगवान आदि विशेश्वर पवित्र ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित हैं। यह ज्योतिर्लिंग काशी और तमिलनाडु के संबंधों के केंद्र बिंदु भी हैं। பகவான் ஸ்ரீ ராமர் அவர்களால் ராமேஸ்வரத்தில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட ஜோதிர்லிங்கமும் காசியில் அமைந்துள்ள காசி விஸ்வநாத்
திருக்கோயிலின் ஜோதிர்லிங்கமும் தமிழகத்திற்கும் காசிக்கும் உள்ள ஒரு தொடர்பினை நன்கு புலப்படுத்துகிறது. இந்த தொடர்புதான் தமிழகத்திற்கும் காசிக்கும் உள்ள ஒரு கேந்திர பிந்து எனப்படும் ஒரு ஆதாரமாகும். भगवान श्री राम और भगवान शिव के माध्यम से निर्मित इस समन सेतु को आदि शंकराचार्य ने भारत के चारों कोनों में पवित्र पीठ की स्थापना कर आगे बढ़ाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस महायज्ञ को वर्तमान में गति दे रहे हैं। பகவான் ஸ்ரீ ராமர் சிவபெருமான் ஆகிய இருவரர் தொடர்பினை புலப்படுத்தும் இந்த காசி தமிழ்ச் சங்கமம் என்ற தொடர்பு பாலம் ஆதி சங்கராச்சாரியார் நாட்டின் பல்வேறு திசைகளிலும் நிர்மாணித்த சங்கராச்சாரிய மடங்களைப் போல நமது மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியினை இங்கே ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார். तमिलनाडु की तेनकासी में भगवान विश्वनाथ का एक प्राचीन मंदिर है। तेनकासी का अर्थ है दक्षिण की काशी। पांड्य वंश के सम्राट पराक्रम पांड्यन से ने काशी से शिवलिंग लाकर तेनकासी में स्थापित किया था। तमिलनाडु में शिव काशी नामक एक पवित्र स्थान भी है। தமிழ்நாட்டில் தென்காசி என்று ஒரு திருக்கோயில் தலம் ஒன்று இருக்கிறது. மிக பழமையான திருக்கோயில் அது. தென்காசி என்றால் தென்னாட்டில் அமைந்துள்ள காசி என்று பொருள்படும். பாண்டிய வம்சத்தைச் சேர்ந்த பராக்கிரம பாண்டியன் காசியிலிருந்து சிவலிங்கம் எடுத்து வந்து அந்த கோயிலை நிர்மாணித்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது. தமிழ்நாட்டில் தென்காசியை தவிர சிவகாசி என்ற பெயருடைய மற்றொரு ஊரும் உள்ளது. काशी के धार्मिक महत्व के कारण देश के सभी भागों के लोग सदियों से यहां आते रहे हैं, जिससे गंगा जी के तट पर बसी यह पवित्र नगरी भारत की धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बनी हुई है। காசியில் தர்மத்தின் அடிப்படையில் பல்லாண்டுகளாக தமிழகத்திலிருந்தும் நாட்டின் பிற பகுதிகளிலிருந்தும் மக்கள் இங்கே வருகை புரிகிறார்கள். இந்த புனிதமான நகரம் மதம், தர்மம், பாரதத்தின் கலாச்சாரம் இவை அனைத்திற்கும் ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் ஒரு நகரமாக இருக்கிறது. इसी तरह तमिलनाडु प्राचीन काल से ही ज्ञान, कला और संस्कृति का केंद्र रहा है, जिसे पांड्य, चोल, पल्लव आदि राजाओं ने विस्तार दिया। பழமையான காசி நகரைப் போலவே தமிழ்நாடும் மிக பழமையான வரலாற்றினையும் கலாச்சாரத்தையும் கொண்டிருக்கிறது. இங்கே சேர, சோழ, பாண்டிய, பல்லவ அரசர்கள் நெடுங்காலமாக ஆட்சி புரிந்து வந்தார்கள். काशी और तमिलनाडु में भारतीय संस्कृति के सभी तत्व समान रूप से संरक्षित हैं। காசியிலும் தமிழ்நாட்டிலும் பாரதத்தில் நிலவி வருகின்ற தத்துவ கொள்கைகள் அனைத்தும் பூரணமாக நிறைந்து காணப்படுகிறது. तमिल भाषा का साहित्य अत्यंत प्राचीन और समृद्ध है। यह मान्यता है भगवान शिव के मुंह से जो दो भाषाएं निकली उनमें तमिल और संस्कृत समान रूप से एक साथ निकल करके अपनी समृद्ध साहित्य के लिए जानी जाती है। தமிழ் மொழி மிகவும் பழமையான மொழி. ஒரு கதை சொல்லப்படுகிறது. பகவான் சிவபெருமானின் வாயிலிருந்து இரண்டு மொழிகள் பிறந்தன. ஒன்று தமிழ், மற்றொன்று சம்ஸ்கிருதம் எனப்படும் வடமொழி என்று. அத்தகைய பழமை மிக்க, பெருமை மிக்க மொழி தமிழ் மொழி. समस्त भारतीय भाषाएं और उनका साहित्य सभी को अपने में समाहित करता है। यह समावेशी सांस्कृतिक प्रेरणा का स्रोत रहा है, जो समाज में सद्भाव,
और समरसता बनाए हुए है। இந்திய திருநாட்டின் உள்ள மொழிகள் அனைத்தும் நம் நாட்டில் உள்ள பல மொழிகளின் கலாச்சாரங்களை பிரதிபலிக்கும் வண்ணமே அமைந்திருக்கிறது. काशी तमिल संगमम के आयोजन से तमिलनाडु के हमारे अतिथिगण न केवल काशी सहित उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित होंगे, अपितु उत्तर और दक्षिण के संगम से हमारे सांस्कृतिक एकता को भी सुदृढ़ बनाने में अपना योगदान देंगे. காசி தமிழ்ச் சங்கத்திற்கு ஏற்பாடு செய்திருக்குள்ள இந்த வேளையில் இங்கே வருகை புரிந்திருக்கின்ற எங்களுடைய விருந்தினர்கள் உத்தரப்பிரதேசத்தின் கலாச்சாரத்தையும் காசி நகரின் கலாச்சாரம் மட்டுமல்லாது உத்தரப்பிரதேசத்தின் கலாச்சாரத்தையும் புரிந்து கொள்வார்கள். मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस अवसर पर आभार व्यक्त करते हुए इस संपूर्ण आयोजन के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं. धन्यवाद. जय हिंद. இந்த காசி தமிழ்ச் சங்கத்தின் ஏற்பாடுகளை செய்து எங்களுக்கு வாய்ப்பளி तो वाराणसी से आप सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। तो संस्कृति की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो एक ही स्टेज में सभी लोग दिखाई दिए, जनता दिखाई दी। तो वहीं पर सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय था वो था पीएम नरेंद्र मोदी का लुक, जो साउथ इंडियन लुक में दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यही होती है, पीएम नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो हमेशा लोगों को खुद से जोड़ने का प्रयास करते हैं, खुद को लोगों से जोड़ने का प्रयास करते हैं। वहीं पर सबसे ज़्यादा इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं जो साउथ इंडियन लुक है उनका। तो जब उन्होंने जब आए वो काशी में, तो सबसे पहले उन्होंने यही कहा, वड़क्कम काशी, हर हर महादेव से उन्होंने स्वागत किया पूरी जनता का। तो कार्यक्रम में 3000 तमिल जुड़े हैं। तो तमिलनाडु से भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तो तमिलनाडु में भी शिव का मंदिर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, जब वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में भी शिव का मंदिर है। तो यानी कि किस तरह से काशी को तमिलनाडु से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, तो वो साफ तौर पर दिखाई दिया। तो वहीं चंपावत में प्रबुद्ध जनों और वरिष्ठ नागरिकों के साथ संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। तो चंपावत से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर जन समस्याओं को सीएम धामी ने सुना। तो संवाद कार्यक्रम में उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। तो वहीं त्वरित तौर पर कई जन समस्याओं का समाधान भी किया गया। इसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जल्द से जल्द जनता की समस्याओं का निस्तारण किया जाए। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे हैं। तो जहां उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। साथ ही सीएम धामी अपने कार्यक्रम स्थल हवालबाग के लिए रवाना भी हो गए हैं। तो आपको बता दें कि हवालबाग में आजीविका महोत्सव में सीएम धामी शिरकत करके वहां जनसंवाद और जनप्रतिनिधियों से भी संवाद करने वाले हैं। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रमोद जोशी जुड़ गए हैं। तो प्रमोद, अल्मोड़ा दौरे पर है सीएम धामी। जी हाँ, मुख्यमंत्री धामी अल्मोड़ा पहुंच गए हैं और कार्यकर्ताओं ने उनका बहुत स्वागत किया है। उसके बाद उनको यहाँ 2-3 कार्यक्रमों में शिरकत करनी है। तो उसके लिए काफी भारी मात्रा में भीड़ भी पहुंची हुई है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे हैं। तो तस्वीरें आपको अल्मोड़ा की दिखा रहे हैं। तो अल्मोड़ा पहुंचने पर किस तरह से कार्यकर्ताओं लोगों के बीच उत्साह था सीएम धामी से मिलने का, तो वो आपको तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। तो 2 दिवसीय दौरे पर अल्मोड़ा पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। तो साथ ही सीएम धामी अपने कार्यक्रम स्थल हवालबाग के लिए भी रवाना हो गए हैं। तो आपको बता दें
तो वहीं आपको बता दें हवालबाग में आजीविका महोत्सव में सीएम धामी शिरकत करके वहां जनसंवाद और जनप्रतिनिधियों से भी आज संवाद करने वाले हैं। तो वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष और विधायक चक्राता प्रीतम सिंह ने प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए 21 नवंबर को सचिवालय कूच का आह्वान किया है। उन्होंने बताया कि यूके एसएससी भर्ती घोटाले और विधानसभा बैकडोर भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो साथ ही उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड और किरण नेगी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग भी की है। तो साथ ही बढ़ती हुई बेरोजगारी, बेतहाशा महंगाई के खिलाफ, सिस्टम और सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ, प्रदेश के ध्वस्त और बदहाल कानून व्यवस्था के खिलाफ, कई परीक्षाओं में चयनित अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्तियां देने जाने और मलिन बस्तियों के नियमितीकरण और मालिकाना हक दिए जाने की मांग के साथ सचिवालय कूच का आह्वान किया है। मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, आप बार बार कहते हैं मेरी तरफ से कूच है। अरे मैं तो एक छोटा सा कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ और सरकार को जो है कहते हैं ना हम सेफ स्पेस नहीं देना चाहते, उसको घेरने का काम फोटोज को लेकर काफी हल्ला है कि सिंगल भाई मैंने कहा ना कि मैं जो है सचिवालय कूच करने का काम कर रहा हूँ। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा संघर्ष है। अंकिता भंडारी जो हत्याकांड हुआ है और आपके सामने यूकेएसएससी, ये तमाम चीज़ें डाइल्यूट हो रही है। मैं तो वहीं उत्तराखंड की बीजेपी सरकार पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार पर बीजेपी के 2 पूर्व सीएम बोल चुके हैं, जबकि सच्चाई यही है कि बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क नजर आता है। जब कार्रवाई करने की बात आती है तो फिर सरकार चुप्पी साध लेती है। भ्रष्टाचार को लेकर के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने सरकार पर वार किया है और वर्तमान मुख्यमंत्री के सामने एक चुनौती पेश कर दी है कि वो भ्रष्टाचार जो सरकार में विद्यमान है उसके खिलाफ लड़ने का काम है। लेकिन अगर हम देखें तो तीनों ही मुख्यमंत्री, जो 2 पूर्व और जो वर्तमान हैं, भ्रष्टाचार से लड़ने का कोई इरादा नहीं है। जीरो टॉलरेंस की बात, लोकायुक्त लाएंगे, लेकिन तमाम चीज़ों को धत्ता बताने का काम। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।